सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक मुलाकात प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें आपकी मुलाकात किसी शख्सियत से कराई जाती है। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो हैं रेडियो सिलोन के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर मनोहर महाजन। प्रोग्राम के मेजबान हैं अंजुम निसार। सामईन, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग किसी स्टूडियो में बैठकर नहीं की गई है बल्कि टेलीफोन पर की गई है, इसलिए ऑडियो की क्वालिटी में जरा सी खराबी है जिसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। सामीन, आप जानते हैं कि आपके लिए हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है एक मुलाकात। आज जिस हस्ती से आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं इनका नाम ही काफी है, और जो लोग रेडियो से जुड़े हैं, जो सामीन हमारे रेडियो से जिनका लगाव है, वो इस आवाज को बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आपको बता दूं कि हमारे आज के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी हस्ती जिनका नाम मनोहर महाजन साहब हैं, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सामीन की तरफ से, अपने श्रोताओं और अपनी तरफ से आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और सलाम करता हूं। आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम और आपके श्रोताओं को भी दिल से बहुत बहुत प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सीधे सीधे आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा मनोहर साहब कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और आपकी जो इब्तिदाई तालीम थी वो आपने कहाँ से हासिल की? मेरा जन्म तो अखंड भारत में हुआ था, सियालकोट क्लास वाला एक छोटा सा गांव था सियालकोट में, वहां मेरी पैदाइश हुई थी। और उसके बाद पार्टीशन के बाद यानी हम लोग मध्य प्रदेश में आ गए थे। जबलपुर नाम का शहर है, वहां पर मेरी तालीम हुई। मैंने जर्नलिज्म और हिस्ट्री में एमए किया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि आपने जर्नलिज्म किया हुआ है, तो इस फील्ड में रेडियो के साथ आपका कैसा लगाव हुआ? नहीं, दरअसल था ये कि मैंने जब एमए हिस्ट्री में किया तो उसके बाद नौकरी की तलाश करता रहा, क्योंकि मेरा डिवीजन बड़ा खराब आया था। मैं बीए तक तो फर्स्ट क्लास में आता रहा, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्योंकि मेरा ड्रामा एक्टिविटीज को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने वाइवा में मुझे ठोक दिया और मुझे थर्ड क्लास मिला एमए में। एक्चुअली आई वांटेड टू गो एज ए लेक्चरर इन सम इंस्टीट्यूट, लेकिन मुझे एमए क्योंकि थर्ड डिवीजन में आया था इसलिए कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, खाली था, इसलिए मैंने जर्नलिज्म किया। लेकिन स्टेज का बहुत शौक था और स्टेज पर मैं उस समय 7 साल 8 साल की उम्र से ही मोनो एक्ट वगैरह करता था। तो इसकी भनक दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली में सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन करके एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक डिवीजन है जो ऑल ओवर इंडिया ड्रामे किया करता था एक जमाने में। अच्छा, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो उसमें मुझे कॉल हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आई वॉज ए स्टेज आर्टिस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। वहां पर एक एड आया रेडियो सिलोन का। अच्छा, तो रेडियो सिलोन का एक एड आया तो हम लोग अमीन साहब को सुना करते थे, बिना का गीतमाला। और उस दौर में हर नौजवान जो था उसकी दो ही ख्वाहिश होती थी, या तो दिलीप साहब की तरह फिल्म स्टार बनना या अमीन साहब की तरह रेडियो स्टार बनना। अच्छा, क्योंकि मेरा तो वैसे मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन मैंने कहा चलो यार अमीन साहब की तरह रेडियो स्टार बन के भी देखते हैं। अप्लाई किया, 11,000 लोगों में से मैं और दलजीत सिंह परमार जो थे वो सिलेक्ट हुए और हम लोग रेडियो सिलोन पहुंच गए। अब मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि जो भी मैं काम करता हूँ उसको बड़ी तवज्जो से करता हूँ। बस वहां पहुंच के कोई इल्म तो था नहीं रेडियो का, लेकिन वहां साथियों से सीख कर फिर जो रेडियो पर हम छाते ही चले गए। ये तो दरअसल किस्मत का खेल कह सकते हैं, लेकिन वो शौक जो अंदर एक इंसान के अंदर होता है वो भी एक मंजिल तक लेके जाने में बहुत बड़े काम करता है।
और शौक तो मुझे था, संगीत का बड़ा शौक था मुझे। और जब मैं रेडियो सिलोन पहुंचा तो एक बड़ा ताज्जुबनाक चीज हुई मेरे साथ कि रेडियो सिलोन, परमार साहब तो ऑलरेडी मतलब ही वाज विथ ऑल इंडिया रेडियो, तो उनको रेडियो का तजुर्बा था जी। मुझे स्टेज का तजुर्बा था। मैं नाटक बहुत अच्छे करता था, बोलता बहुत अच्छा था, लेकिन म्यूजिकली मतलब रेडियो प्रोग्राम कैसे करते हैं उसकी मुझे जरा भी इल्म नहीं था। हाँ, वहाँ हुआ क्या कि मैं एक दिन लाइब्रेरी में जा रहा था अपने कंपाइलेशन के लिए, तो मेरा पैर लगा, एक गट्ठर था वहाँ बंधा हुआ, पैर लगा तो वो गट्ठर खुल गया। अच्छा। वो खुल गया तो वो रिकॉर्ड्स थे। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। तो रिकॉर्ड्स जो मेरे पैर के नीचे आया वो 1940 के पहले के रिकॉर्ड्स थे, क्योंकि लाइब्रेरी छोटी थी इसलिए उसको बांध के रख दिया गया। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। मैंने कहा अरे यार ये तो खजाना पड़ा हुआ है। और तो देन मेरी कोशिशों से वो सारे रिकॉर्ड्स निकाले गए, लाइब्रेरी बड़ी की गई और उन रिकॉर्ड्स को जो है फाइल किया गया। मैंने काफी कोशिश की और वो जो खजाना था वो मेरे जरिए वजूद में आया। अब जब वजूद में आया तो उसमें रिकॉर्ड्स में मैं नाम देख रहा हूँ। अब लता मंगेशकर का नाम नहीं लिखा हुआ, गाना लता मंगेशकर का है, नाम किसी फिल्म में जो एक्टिंग कर रहा उसका है। अच्छा। फिर मैंने वहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया कि मुझे ये रिकॉर्ड्स में, और वो रिकॉर्ड्स ऐसे थे जिसमें सिंगर लास्ट में नाम लेता था। जैसे बेगम अख्तर थी तो उन्होंने गजल गाई तो एंड में वो कहती माय नेम इज बेगम अख्तर, माय नेम इज कालू कव्वाल, माय नेम इज सो एंड सो। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता और वो लेवल पे कुछ थी नहीं चीजें, तो करूँ क्या। तो मैंने फिर एक प्रोग्राम शुरू किया, भूले बिसरे गीत, दैट वाज थर्सडे नाइट 9 to 10। उसमें मैं श्रोताओं से बोलता था कि मैं ये रिकॉर्ड बजा रहा हूँ, आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो मुझे भेजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह से आपने खुद वहाँ पे कंपाइल किया ये सारा? हाँ, नेचुरली हम लोग को फ्रीडम थी कंपाइल अपने प्रोग्राम, जो आपका दिन शेड्यूल होता था उसके सारे प्रोग्राम जो फॉर्मेट बने हुए थे उसके हिसाब से काम करना पड़ता था और अपने फॉर्मेट भी आप बना सकते थे, फ्रीडम इतनी थी। तो वो मैंने बनाया तो लोगों ने इन्फॉर्मेशन भेजनी शुरू कर दी। अब मैं चेक कैसे करूं? तो अब होता क्या, उस जमाने में 2-2.5 लाख खत आते थे पर डे रेडियो सिलोन पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें जब खत आने शुरू हुए तो मैंने देखा कि क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन श्रोता भेज रहे हैं, ठीक है, अब मुझे मान लीजिए 150 इन्फॉर्मेशन आई, उसमें से 125 एक सी आ रही है। बिल्कुल। तो उसको मैं सही मान लेता था, बिल्कुल मैं समझ गलत मान लेता था। तो इसमें ऐसे ऐसे लेटर आते थे मुझे कि पूछिए मत। जैसे मैंने 1938 का एक गाना बजाया तो उसमें एक 94 इयर्स की लेडी ने मुझे लिखकर भेजा कि सर ये जो गाना है ये रेणु नाम की मेरी एक सहेली थी, उसने 2 फिल्में की थी, उसने 2 गाने गाए थे, तो उन फिल्मों में एक आपने बजा दिया, एक और ढूंढिए। अच्छा। इस तरीके के खत आने शुरू हो गए और इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। तो उसके बाद से जो रेडियो लाइब्रेरी थी हमारी जो मुकम्मल होनी शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। तो महाजन साहब आपसे बात हम जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपका एक खूबसूरत सा जो आपका पसंदीदा नगमा होगा वो सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। मैं उस दौर का एक गाना डेफिनेटली सुनाना चाहूंगा अपने श्रोताओं को। फिल्म का नाम है सुनहरे दिन। मेरे ख्याल से 1949 की फिल्म थी। मुकेश ने ऐसे गाया था और ज्ञान दत्त का म्यूजिक था शायद, और रिजवी साहब के शब्द थे जिसके बोलते बहारों ने जिसे छेड़ा वो मेरी कहानी है। बहारों ने जिसे छेड़ा है वो साजे जवानी है, जमाना सुन रहा है जिसको, जमाना सुन रहा है जिसको, वो मेरी कहानी है, बहारों ने जिसे छेड़ा। कसम खा के किसी को जब कभी अपना बनाऊंगा, चमन की डालियों से लालियां फूलों की लाऊंगा, सितारों के चिरागों से फिर इस घर को सजाऊंगा, कि इस दुनिया में मुझको एक नई दुनिया बसानी है, बहारों ने जिसे छेड़ा। चमन में सबने ही गाया तराना जिंदगानी का, मगर सबसे अलग था रंग मेरी ही कहानी का,
फसाना इस कदर रंगीन था मेरी जवानी का कि जिसने भी सुना कहने लगा मेरी कहानी है बहारों ने जिसे छेड़ा। कोई समझे ना समझे मैं कहे देता हूँ दुनिया से कि मैं दुनिया में हूँ, मतलब नहीं रखता हूँ दुनिया से। कोई समझे ना समझे मैं कहे देता हूँ दुनिया से कि मैं दुनिया में हूँ, मतलब नहीं रखता हूँ दुनिया से। कभी कुछ दिल में आता है तो कह देता हूँ दुनिया से, मेरी आवाज ही मेरी तमन्ना की निशानी है बहारों ने जिसे छेड़ा है। वो साज़े जवानी है ज़माना सुन रहा है जिसको, ज़माना सुन रहा है जिसको, वो मेरी कहानी है बहारों ने जिसे छेड़ा। बहुत ही खूबसूरत नगमा था ये। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख खत पर डे वहाँ पे रेडियो सैलून में आपके यहाँ आते थे, 2 से 2.5 लाख तक। तो उन खतूत को आप सॉर्टिंग कैसे करते थे? उसके लिए हमारा एक डिपार्टमेंट था जिसमें 2 लोगों को रखा हुआ था, तो वो सॉर्टिंग करते थे प्रोग्रामों के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए हम लोग 3 या 4 अनाउंसर्स थे, उनके प्रोग्राम बटे हुए थे, तो वो प्रोग्राम के हिसाब से सॉर्टिंग करते थे और प्रोग्राम जिस अनाउंसर का होता था उसको वो खत दे दिए जाते थे। तो वो उन खतों से अपने प्रोग्राम जो थे वो कंपाइल करते थे। वो स्टूडियो में गाने बजाने के दौरान उनकी सॉर्टिंग करते थे जो अनाउंसर होते थे, या मेरे जैसा आदमी था, मैं घर ले जाता था खतों को और उनको कंपाइल करके लाता था। और मेरा जो जैसा था, संडे को मैं प्रोग्राम करता था हमेशा जवां गीतों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर। जी बिल्कुल। तो उसमें मैं क्या करता था, ABCD के हिसाब से फिल्मों जो थी उनके एनवलप बना लेता था, मोटे मोटे एनवलप। अब जैसे मान लीजिए मैंने आन का गाना बजाया, मैं ए से जितने खत आए हुए ए वाला रैक खोलता था, उसमें से ए से जो गाने होते थे, आन बान होगा, आन होगा, अनकही होगा, तो उसमें से आन के गाने में फटाफट उसी समय चाट लेता था जब एक गाना बज रहा होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो 10-12 खत जो फरमाइश के होते थे उनको हम खतों से ही पढ़ते थे, लिस्ट नहीं बनाते थे। खतों से ही फिर पढ़ के अगले गाने का अनाउंसमेंट करते थे और उस तरीके से, और ऐसे ही प्रोग्राम बनाते थे। अब रेडियो पत्रिका वगैरह थी, संदेश गीतावली थी, जब आप गाओते थे, दृश्य और गीत थे, वाक्य गीतांजलि था, ये प्रोग्राम सारे जो थे उनके हिसाब से अनाउंसर्स को वो खत दे दिए जाते थे और वो अपने हिसाब से उसको कंपाइल करते थे। अगर हम आज की दौर की बात करें, आज तो खैर नेट अवेलेबल है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन उन दिनों की अगर हम बात करें तब मेरे ख्याल में सिर्फ रेडियो एक ऐसा माध्यम था जो लोगों तक मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज तो खैर अगर आज भी हम किसी रेडियो स्टेशन में जाते हैं तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है वहाँ का स्टूडियो। तो उन दिनों जो आपके पास स्टूडियो हुआ करते थे, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि आपका वो कंसोल जिसे हम कहते हैं जो अनाउंसर के सामने रहता है। तो देखिए उस दौर में कंसोल वंसोल कुछ नहीं होते थे, ना नेटवर्क होता था ना कुछ होता था। इवन विविध भारती वाज नॉट प्लेइंग फिल्म सॉन्ग्स। अच्छा। ओनली सोर्स ऑफ रेडियो सिलोन जहाँ से गाने बजते थे, फिल्मी गाने, क्योंकि विविध भारती तो था ही नहीं उस जमाने में। और ऑल इंडिया रेडियो में जब पहले ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आए थे केसकर साहब, उन्होंने फिल्मी गानों को बैन कर दिया था। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने कहा था कि फिल्मी गाने हमारी संस्कृति और हमारी फला चीज को, और क्लासिकल गाने ज्यादा। तो क्या हुआ, उस समय रेडियो सिलोन पर फिल्मी गाने बजते थे, सारे प्रोग्राम फिल्म बेस्ड थे। सारा जो मॉब था यहाँ का, एशिया का, वो सारा का सारा रेडियो सिलोन की तरफ खिंच गया। आपको यकीन नहीं होगा कि 7 करोड़ रेगुलर लिसनर थे उस दौर। स्टूडियो कैसे होते थे, टर्न टेबल होते थे, रिकॉर्ड रियल में बजाते थे हम लोग, रिकॉर्डेड नहीं होते थे। अच्छा। फिजिकली अनाउंसर जो होता था, स्टूडियो होता था, उसमें कैबिन होते थे, 2 बीच में कांच होता था,
टर्न टेबल जो था उसको PPA बोलते थे, प्रोडक्शन असिस्टेंट। उसके पास और अनाउंसर के पास लिस्ट होती थी, टाइप्ड लिस्ट, जिसमें लिखा रहता था रिकॉर्ड नंबर सो एंड सो, फिल्म सो एंड सो, सिंगर सो एंड सो, साइड सो एंड सो, राइट, और प्रोग्राम का नाम। तो वो उस हिसाब से क्यों कर देता था उधर। ये तो बड़ा हेक्टिक वाला काम था उन दिनों। नहीं, वी यूज्ड टू एंजॉय दिस। हम तो गाना बजाते थे और लाइट ऑफ करके गाना भी सुनते थे और लाइट ऑफ कर देते स्टूडियो की, दोनों एंजॉय करते। और ये भी है कि एशिया का ये सबसे पहला रेडियो स्टेशन है। एशिया का जहाँ तक एंटरटेनमेंट, हिंदी एंटरटेनमेंट की बात है, ये डेफिनेटली फर्स्ट है। ये 1950 में शुरू हुआ था। 1925 और 1923 में रेडियो स्टेशन जो था वो बना था, जिसमें से ब्रॉडकास्ट होता था। लेकिन जो इंग्लिश और हिंदी सर्विस प्रोफेशनली, जो कमर्शियल सर्विस जिसको बोलते हैं, वो 1950 में हुई थी। हाँ, पहले अंग्रेजी का शुरू हुआ, 1950 में हिंदी सेक्शन। अच्छा, तो आपसे बातें तो बिल्कुल जारी रहेंगी, क्योंकि एक ऐसे दौर में आप हमको लेके जाते हैं। यकीन मानिए वो इतना सुनहरा दौर था, दिल करता है कि आज भी बस उसी दौर में जाके ख्वाबों के एक हिसाब से वो नींद से सो जाएं। एक और नगमा हो जाए आपकी पसंद का हमारे श्रोताओं के लिए। मैं अगला नगमा अगर आप सुनना चाहते हैं, फिल्म अनहोनी से है, 1952 की फिल्म है, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। तलत साहब का गाया हुआ ये गाना है, रोशन साहब का संगीत है और सत्येंद्र अथैया साहब के शब्द हैं। ये गाना भी मेरा बड़ा ही पसंदीदा गीत है। और मेरे ख्याल से आपके श्रोता जो 60 आप कह रहे हैं ना, 60 से ऊपर के हैं, वो तो इसको सुनने के बाद तड़प उठेंगे, वाह वाह निकलेगी उनके मुंह से। सुनवाइए ये गाना। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, खुद मैंने हुस्न के हाथों में शोखी का छलकता जाम दिया। गालों को गुलाबों का रुतबा, कलियों को लबों का नाम दिया, नाम दिया। आँखों को दिया सागर गहरा, आँखों को दिया सागर गहरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। ये सच है तेरी महफिल में, ये सच है तेरी महफिल में, मेरे अफसाने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे के खजाने कुछ भी नहीं। मुझसे निगाहों को न चुरा, निगाहों को न चुरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। तो ये था तलत महमूद की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और मेरे श्रोताओं को मैं बता दूं कि आज एक बहुत ही बड़ी हस्ती हमारे साथ हमसे बात कर रही है। नहीं, बार बार मत कहिए, बहुत बड़ी हस्ती नहीं है। मैं एक संगीत प्रेमी इंसान हूँ और संगीत दुनिया को बांटता रहता हूँ पिछले 55 साल से। और बड़ी हस्ती नहीं हूँ मैं, संगीत को लेकर संगीत दूसरों तक बांटता रहता हूँ। आप इतना बड़ा विशेषण न लगाएं। यही होते हैं बड़े लोग, जो अपने आप को बड़े नहीं कहते हैं।
खैर महाजन साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे अब, हमने सुना है कि आपने कई सारे जो हमारे लीजेंड कलाकार हैं, जैसे मोहम्मद रफी हुए, लता मंगेशकर हुई, या और भी फिल्मी अदाकार जो हैं, उनसे आपने मुलाकातें तो की हैं बहुत सारी, लेकिन आपने इंटरव्यूज भी कई लोगों के किए हैं। नहीं, मैंने इंटरव्यूज नहीं किए हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन उनको स्टेज पर प्रेजेंट किया है। आई डिड एंकर जॉब। मैं इंसिडेंटली रफी साहब का आखिरी प्रोग्राम जो था कलकत्ता में हुआ था, इंसिडेंटली मैं और अमीन सयानी साहब, हम 2 एंकर थे उस प्रोग्राम के। उसमें 4 सिंगर पेश किए गए थे, किशोर कुमार, आशा भोसले, आर.डी. बर्मन एंड रफी साहब। और किशोर कुमार और रफी साहब को मैंने प्रेजेंट किया था, और आशा भोसले और आर.डी. बर्मन को अमीन साहब ने पेश किया था। वो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था कलकत्ता में। दैट वाज रफी साहब का लास्ट प्रोग्राम। इसके अलावा लता जी के साथ भी मैंने स्टेज काफी शेयर किया। मतलब कई बार तो ऑडियंस में रही हैं वो, और कई बार उनको मैंने स्टेज पर बुलाकर उनका फेलिसिटेशन भी किया है कई बार। और किशोर साहब के तो मैंने 2-3 प्रोग्राम एंकर किए ही हैं। जी हाँ, उनके साथ एंकर किए और बहुत मजा आया। लता जी के साथ भी 2-3 बार मेरी मुलाकात भी हुई, उनके घर भी गया मैं। और पंडित रविशंकर साहब से, हाँ, उनको मैंने इंटरव्यू जरूर किया था। नूरजहां जी को इंटरव्यू मैंने किया था बहुत 1972 में, करीब 1.5 घंटे तक। वो भी बहुत मकबूल इंटरव्यू हुआ था। दैट वाज ड्यूरिंग रेडियो सिलोन। अच्छा। रेडियो सिलोन। तो रेडियो सिलोन में जब आप जैसे आपने अभी कहा कि आपने नूरजहां का इंटरव्यू किया था, क्या वो रिकॉर्ड है अभी हमारे पास की, या फिर? नहीं, उस दौर में सब लाइव प्रोग्राम होते थे, रिकॉर्डेड कुछ नहीं होता था। अच्छा, अगर वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम आज होते तो मैं तो क्या बताऊं आपको, मैं क्या से क्या होता। तो वो यादें हैं उनकी, क्योंकि उस समय हमारे रेडियो सिलोन से कोई भी रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं होता था। अच्छा, लाइव प्रोग्राम, जितने भी सारे प्रोग्राम होते थे वो सिर्फ लाइव प्रोग्राम होते थे। और फिजिकली रिकॉर्ड बजाए जाते थे उसमें। और मजे की बात है कि सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, और फिर मैंने दोपहर को भी 2 घंटे का प्रोग्राम शुरू किया था। 10 hours ब्रॉडकास्ट एवरी डे दैट टाइम। और ये, हाँ, अब तो यादें ही रह गई साहब। लेकिन सुनहरी यादें हैं। और इन सुनहरी यादों को मैं अभी तक बांट रहा हूँ, जबकि उम्र का तकाजा यह है कि मैं ठहर जाऊं, लेकिन जितना हो सकता है उतना अभी भी मैं संगीत बांट रहा हूँ लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। आप ये कह रहे थे कि लाखों की तादाद में आपके यहाँ पे खतूत आते थे। कोई ऐसे श्रोता होते हैं जो लगातार खतूत लिखते रहते हैं? कोई ऐसा श्रोता है जो अभी आपको याद, जिसने बार बार आपको खत लिखा हो? बहुत सारे हैं। अच्छा। वो तो और ऐसे श्रोता, माय गॉड, दे आर वेल नोन राइटर्स टुडे। अच्छा। ख्याति प्राप्त लेखक हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। नरेंद्र जैन तो मुझे अभी तक याद। आई स्टार्टेड ए प्रोग्राम कॉल्ड रेडियो पत्रिका, रेडियो मैगजीन, जो मैगजीन पढ़ने वाली होती है ना। जी। मैंने ऑडियो मैगजीन शुरू की थी वहां से। अच्छा। उसमें बकायदा एडिटोरियल होता था, थॉट ऑफ द डे होता था, सॉन्ग ऑफ द डे होता था, डिस्कशन होते थे, लिसनर्स उसमें खत भेजते थे, वो डिस्कशन। तो उसमें से भेजने वाले स्नेह महापात्र टुडे बहुत बड़ी राइटर हैं। अपने नरेंद्र जैन साहब बहुत बड़े राइटर, बहुत सारे लोग जो हैं। उस रेडियो पत्रिका को मैंने जो प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसमें लिखने के जो टैलेंट था वो एक्सप्लोर हुआ था उसमें। और बहुत सारे श्रोता अभी भी हैं, बहुत सारे, कईयों के तो मुझे नाम आ रहे हैं। भारत भूषण अग्रवाल, अपने जमशेदपुर के बचका मल जी अभी भी जिंदा हैं, इज फ्रॉम भाटापारा। तो अब हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। पहले उन दिनों तो खैर रेडियो ही ज्यादातर हुआ करता था। रेडियो ही था सर, रेडियो ही, बिल्कुल रेडियो ही था। रेडियो ही था। या फिल्में थी अब फिल्में लोग एक्सपोर्ट कर नहीं पाते थे, ठीक है। और रेडियो जो था, जब इच्छा हो आपने लगा लिया। उस समय लाइसेंस हुआ करते थे रेडियो के, मुझे याद है 2 रुपया 3 रुपया लाइसेंस का लगता था। और आप अपने घरों के सामने वो एक वायर लगा के उसको, मतलब ज्यादा क्लियर आए तो वायर लगाते थे, कुछ क्या बोलते, एंटीना बोलते थे उसको, रेडियो में लगाते थे। मेरे मन में एक सवाल है कि खैर, अगर मैं श्रोता की हैसियत से देखूं, मैं आपकी आवाज सुन रहा था उन दिनों, कभी आपका मन किया कि मैं अपनी आवाज रेडियो पे सुनूं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लाइव होता था सारा, तो जाहिर सी बात है कि
लाइव जब प्रोग्राम होगा आप खुद तो नहीं सुन पाएंगे बाहर रेडियो से? नहीं, तो बहुत सुना ना। फिर जब मैं वापस आया इंडिया, आई स्टार्टेड एज ए फ्रीलांसर। तो मैं तो यहाँ कमर्शियल प्रोग्राम ही करता था, करीब 25 रेडियो प्रोग्राम हफ्ते के करता था मैं। तो वो तो रिकॉर्डेड ही करता था ना। अच्छा, वो वहाँ पे आप रिकॉर्डेड करते थे? वो विविध भारती। जब मैं वापस लौटा इंडिया 10 साल के बाद, मैंने फ्रीलांसर, आई एम फर्स्ट फ्रीलांसर ऑफ इंडिया। अच्छा, अपनी आवाज बेचता था और राइटिंग बेचता था। और आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा, मोदी के मतवाले रही, एवरटी के हम सफर, ये जो प्रोग्राम सेंटोजन की महफिल, ये विविध भारती पर सेंटोजन की महफिल 19 साल चला है कंटिन्यूस। अच्छा अच्छा अच्छा। मोदी के मतवाले रही 12 साल चला है, एवरटी 8 साल चला है सर। तो ये प्रोग्राम फिर मैं नेचुरली रेडियो से सुनता ही था, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके भेजता था ना विविध भारती को। जी 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 जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रेडियो सिलोन जो आप वहाँ पे जो बजाते थे वो आपने नहीं सुना होगा अपनी आवाज? वो ऑफ ट्रांसमिशन बहुत से श्रोता उसको रिकॉर्ड करते थे अपने टेप रिकॉर्डर पर। अच्छा। वो फोन पे मुझे सुना देते थे कि सर ये प्रोग्राम आपने इसलिए सुना है, फिर से सुनाइए। तो मैं कहते ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वो रेडियो से उन्होंने रिकॉर्ड किया और मुझे टेलीफोन से सुना दिया, इस तरीके से। अच्छा, तो अभी एक और आपकी पसंदीदा गीत हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। जी, मैं ये फिल्म चोरी चोरी का गाना बजवा दीजिए, लता मंगेशकर का, रसिक बलवा लगाया तुझ। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, बहुत ही संगीतकार शंकर जयकिशन है और हसरत जयपुरी साहब के शब्द हैं। और मेरे ख्याल से 1956 की ये फिल्म है। बड़ा ही प्यारा गीत है, बहुत ही प्यारा।
खूबसूरत नगमा लता मंगेशकर की आवाज में चोरी चोरी फिल्म से था ये। तो मनोहर महाजन साहब, हम आपसे अब एक और सवाल पूछना ये चाहेंगे कि क्या आपको कभी लगता है कि आज एक बार फिर से मैं रेडियो सिलोन के उस स्टूडियो में जाके वहां पे वो गाने बजवाऊं उसी तरह से जिस तरह से इंसिडेंटली 1918 में आई वॉज इन्वाइटेड टू कम बैक बिकॉज मैंने 51 ईयर पूरे किए थे। 50 इयर्स पूरे किए थे रेडियो सिलोन जब ज्वाइन किया था मैंने। तो 2018 में मैंने 51 ईयर पूरे किए थे। तो आई वॉज इन्वाइटेड देयर टू डू सम प्रोग्राम ताकि वो सेलिब्रेशन हो। तो आई वॉज इन्वाइटेड, मैं कोलंबो गया था और 2 दिन मैंने प्रोग्राम किए थे 29 नवंबर और 30 नवंबर 2018 को। वहाँ के जो रेगुलर अनाउंसर हैं पद्मिनी परेरा जी और ज्योति जी के साथ बैठकर मैंने 2 दिन प्रोग्राम किए थे टू सेलिब्रेट माई 50 ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट। तो मैं होके आया हूँ 2 साल पहले। अच्छा। तो अभी जब आपको वो पुराना वक्त, पुराना दौर जब आपको याद आता है, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है आपको? वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्टूडियो वैसे के वैसे हैं, कोई भी चेंज मतलब कंस्ट्रक्शनली कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा एंट्रेंस वगैरह चेंज हो गई है, लेकिन तो स्टूडियोज वगैरह वही ब्रिटिशर्स जमाने के बड़े बड़े स्टूडियो, बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो। और मजे की बात है कि जहां मैंने अपना कैरियर शुरू किया था मैंने वहीं से ब्रॉडकास्ट किया। तो दैट वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो आजकल के जो ये फेसबुक हमारे लिसनर हैं, श्रोता जो हैं, इन्हें स्टूडियोज के बारे में बिल्कुल कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि पहले रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। जैसे अभी आपने कहा कि आप जब एंट्री की आपने उस टाइम अपने उस लाइब्रेरी में, तो आपके पैर से वो लग गए थे रिकॉर्ड्स, वो हुआ करते थे। तो आज जो होता है हमारे पास आजकल तो कंप्यूटर वगैरह हैं, आप कंप्यूटर खोल के देखें उसमें आप लाखों सॉन्ग्स एक साथ उसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन पहले जो रिकॉर्ड हुआ करते थे हमारे पास, वो कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते थे हम, तो उनमें सिर्फ एक फिल्म के गाने होते थे सिर्फ। तो रिकॉर्ड जो होते थे इट वाज 78 आरपीएम। 78 आरपीएम जो इसको लावे के होते थे, वो लावा होता है ना, बड़े बड़े नाजुक टाइप के होते थे। 12 आरपीएम होते थे, 78 आरपीएम होते थे। ये इस किस्म के रिकॉर्ड होते थे। तो अगर आप उसको जरा सी आग चला दे या जरा सा स्क्रैच आ जाए तो खत्म हो जाते थे। तो बड़ी सावधानी से रैप करके रखा जाता था, फोल्डिंग करके कार्ड जो कार्ड के उसके एनवलप बनाए जाते थे, उसमें स्ट्रेट किए जाते थे, एक के ऊपर एक भी नहीं रखे जाते थे। और हमेशा उसको एसी में रखा जाता था, नहीं तो पिघल भी सकते हैं वो गर्मी के मारे। अच्छा। तो वो रिकॉर्ड, वो जमाना अजीब था। और वो मेरे हाथ में तो रविंद्रनाथ टैगोर के रिकॉर्ड लगे, उनकी आवाज में मैंने ये पुराने कुछ और भी बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे उसमें लगे थे। वो सबको मैंने फाइल करवाया था और उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, जैसे कि मैंने आपका प्रोग्राम के जरिए बताया। तो वो तो दैट वाज, वो जो चीजें हैं वो सर, वो तो अब मेरे ख्याल से अब अमीन साहब हैं, याद उनको बहुत सी चीजें याद होंगी। मैं भी अब उस उम्र में हूँ कि वो चीजें याद कर। बाकी नई जनरेशन तो ताज्जुब करेगी, वो बिल्कुल ऐसा देखेगी जैसे ताजमहल को देख रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि मोहम्मद रफी या किशोर कुमार या बाकी जो भी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग थे, उनके साथ आपका एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि किसी हद तक राब्ता था। तो कभी कोई ऐसी बात हुई जैसे अचानक से कोई ऐसी बात जो आपके जहन में अभी भी हो और जिसको आप याद करके खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत सी हैं। वो अगर मैं उसका शुरू करूंगा तो आपका तो प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। 1-2 बातें हमारे श्रोताओं के लिए हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। नहीं, अब जैसे किशोरदा की एक हैबिट थी कि वो जो भी प्रोग्राम करते थे स्टेज पर 50% पहले ले लेते थे, ठीक है, और 50% उनको जो है इंटरवल, यानी जो अंतराल होता था, इंटरवल होता था, उसके पहले मिल जाना चाहिए। अच्छा। ये उनका सिस्टम था। तो मुझे याद है, मैं एक मेडिकल कॉलेज है बॉम्बे में, उनके लिए शो कर रहा था किशोर कुमार नाइट। इसमें राजेश खन्ना साहब उस समय सुपरस्टार थे, तो ही वॉज द चीफ गेस्ट। और मेरे ख्याल से उस समय डीन थी, हेड ऑफ द लेखा पाठक के थे। तो वो मेरी क्लासमेट रही थी एक जमाने में, तो शी वॉज द डीन ऑफ मेडिकल कॉलेज।
उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि वो किशोर कुमार नाइट कर रहे हैं, हमको एंकरिंग आपसे करानी है। तो मैं गया, किशोर दा को मैं पहले से ही जानता था। तब हुआ क्या कि उसी दिन मतलब जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन संगीतकार अविनाश व्यास जो है, बहुत बड़े संगीतकार थे, उनका देहांत हो गया। अच्छा, ठीक है, डेथ हो गई। अब किशोर दा को पता लगा किसी जर्नलिस्ट से, तो मुझे कहने के मुझे मन्नू कहते थे प्यार से, मुझे सबको खड़ा करना, मैं शो तब शुरू करूंगा जब ये आप इनको श्रद्धांजलि दे दोगे अविनाश व्यास को, और 2 मिनट सबको खड़ा रखना। तो मैंने दादा से कहा, दादा यू आर नोन फॉर एंटरटेनमेंट, जॉलीनेस, ये और अभी एकदम श्रद्धांजलि देंगे तो टोन डाउन हो जाएगा प्रोग्राम। बोले तू करता है कि नहीं तो मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो दादा ने फिर, आप यकीन करेंगे, घड़ी देख के 2 मिनट श्रद्धांजलि सबको खड़ा करवाया मैंने एंकरिंग करते हुए, और सबको ये कहा तो टोन डाउन हो जाता है प्रोग्राम का। फिर मैंने दादा से डिस्कस किया, तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज का प्रोग्राम था, तो दादा क्या करते थे, जैसा ओकेजन होता था ना वैसी ड्रेसअप करते थे। अच्छा। तो उन्होंने किया, उस जमाने के पुराने डॉक्टर अगर आपको याद हो एप्रॉन पहना करते थे, और ऊपर एक वो लाइट वाला होता था, जब गले को देखना होता था पेशेंट के तो वो लाइट गले में जाती थी, और एक चम्मच टाइप का वो होता था जिससे वो जीभ दबा के देखते थे। जी बिल्कुल। और या इंजेक्शन लगाते थे। तो दादा ने क्या किया, पूरा वही गेटअप किया डॉक्टरों वाला, एप्रॉन पहना और उसके पीछे लिखवाया डॉक्टर ऑफ सॉन्ग्स किशोर कुमार। अच्छा। ठीक है। और इतनी बड़ी प्लास्टिक की सुई बनवाई, करीब 1.5 फुट की प्लास्टिक की, और वो मुझे कहने के मन्नू मैं एंट्री लूंगा षणमुखानंद हॉल के एंट्रेंस से, ठीक है, और जब मैं स्टेज पर आ जाऊं, स्टेज पर मैं आके खड़ा होऊंगा, फिर जंप मारूंगा और पीठ दिखाऊंगा, उसमें बैंग बजे, बैंग बजेंगे, उसके साथ तुमको बोलना है डॉक्टर ऑफ सॉन्ग्स किशोर कुमार, डॉक्टर ऑफ सॉन्ग्स किशोर कुमार, डॉक्टर ऑफ सॉन्ग्स किशोर कुमार। अच्छा। इस तरीके से दादा की एंट्री हुई। तो तुझे लगा दूं, तुझे लगा दूं, अरे नाना, अरे दादा, बड़ा कॉमेडी करते हुए आते थे स्टेज पे, और फिर मैंने सिंग किया उनको। अच्छा। डॉक्टर ऑफ सॉन्ग्स किशोर कुमार, डॉक्टर ऑफ सॉन्ग्स किशोर कुमार, और दादा बड़े खुश हुए, वहां से आंख मारी और प्रोग्राम शुरू हो गया। अब आना है असली चीज पे, इंटरवल हो गया। अब वो दादा ने गाना शुरू किया, मुझे मन्नू कहते, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या हो, और वो उंगलियों से इशारा कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा हाथ हिला के कहा, दादा मुझे नहीं पता। उनके जो गाना चलता रहा, फिर अमित भी आ गए, योगिता जी भी आ गई, सब गाना मेडली टाइप के गाने गाने लग गए। और फिर उन्होंने मुझे एक बार फिर देखा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। तो दादा की ऐसी चीजें थी। हाँ, मुझे बहुत याद है, मैं कैलकाटा में जब शो किया था तो ना हॉकी मैच चल रहे थे, मतलब इंडिया कुछ खेल रहा था, तो उस समय वो हॉकी की ड्रेस पहन के ड्रिबलिंग करते हुए स्टेज पे आए थे। अच्छा। हॉकी ड्रेस और उनके हाथ में हॉकी स्टिक और बॉल, और ड्रिबलिंग करते हुए स्टेज पर आए। तो मुझे लगता है अब किशोर कुमार का कोई पसंदीदा आपका नगमा हो जाए इसी बात पे। उनका गाना मुझे एक बहुत, चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जो सावन आग लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे
मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मनोहर महाजन साहब, मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका हूं कि मैं कश्मीर श्रीनगर से हूं। रेडियो सीलोन की अगर बात करें तो यहाँ के भी बहुत सारे श्रोता हैं, तो क्या कभी आप कश्मीर आए हैं या यहाँ के कोई श्रोता जो हैं उन दिनों के आपको याद है कि यहाँ से भी आपको कुछ खतूत आते रहते थे कश्मीर से खास तौर से? हाँ, श्रीनगर से बहुत आते थे, खत आते थे, जम्मू से बहुत आते थे। काफी सारे खत, इस समय नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन काफी सारे खत आया करते थे। खास तौर से ये एक वाक्य गीतांजलि प्रोग्राम होता था और एक हमेशा जमा गीतों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर होता था, रात को 10 से 11 बजे रात को, रविवार को, संडे को। उसमें फरमाइशें काफी आया करती थी आपके यहाँ। अच्छा, तो कश्मीर कभी आपका आना हुआ? हाँ, मैं करीब 2-3 बार कश्मीर आ चुका हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा आपको हमारा कश्मीर? अरे जन्नत है साहब, जमीन पर जन्नत इसको कहते हैं, बिल्कुल जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मनोहर महाजन साहब, आपने मोहम्मद रफी के साथ एक इंसिडेंट की बात की है कि आपको बहुत शौक था कि आप उससे इंटरव्यू करते, तो एक बार ऐसा हुआ है कि आपको अचानक उसके साथ मुलाकात हुई है कहीं पे, जिसपे उन्होंने आपको एक मैगजीन दी थी शायद? उसका जिक्र मैंने शायद अपने एक बुक में किया है। एग्जैक्टली, वो शायद आपने पढ़ा हो। हाँ, वो किस्सा आप जरा सुनाइए हमारे सुनने वालों को। वो 1977 की बात है। मैं रेडियो सिलोन छोड़कर 1974 में आ चुका था और अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। उस समय बॉम्बे लैब हुआ करती थी
बॉम्बे में, जो जहाँ फिल्मी गाने रिकॉर्ड होते थे और लैब थी, वो प्रोसेसिंग लैब भी थी। तो होता क्या था, वहाँ फिल्मी गाने रिकॉर्ड होते थे, लेकिन एड फिल्में जो होती थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी है, एड फिल्में 1-1 मिनट की होती थी, उसके वॉइस ओवर लंच टाइम में किया करते थे बीएन शर्मा साहब। अच्छा। तो मुझे याद है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक एड फिल्म करने गया था, उसकी कमेंट्री करनी थी, कुछ 45 सेकंड की। वॉइस ओवर देना था आपको? वॉइस ओवर जिसको आजकल कहते हैं, उस समय कुछ और ही कहते थे। अच्छा। तो वो करने के लिए मुझे उन्होंने कहा था तुम 1:30 बजे आ जाना बॉम्बे लैब में, उस समय गाना नहीं होता है। तो अंदर जो था, मुझे पता लगा कि रफी साहब का गाना चल रहा है। हम बाहर खड़े थे जब तक रिकॉर्डिंग खत्म ना हो जाए। अब खत्म हुई तो उन्होंने इंटरकॉम टाइप का एक चीज थी, उससे मुझे इन्फॉर्म किया कि आ जाओ। तो मैं, जैसे हैवी दरवाजे होते हैं स्टूडियोज के, अगर आपको याद है, अंदर से भी होता है बाहर से भी होता है, बड़ा जोर लगा के खोलना पड़ता है। सही बात है। मैंने जो बाहर वाला दरवाजा खोला और जैसे अंदर वाले दरवाजे को धक्का देने लगा तो अंदर से भी दरवाजा खुल गया, और अंदर से दरवाजा खुला तो एक सामने एक शक्ल दिखाई दी और उनकी छाती पर मेरे हाथ जाते जाते बचे। अच्छा। एंड दैट वाज मोहम्मद रफी। तो जैसे मैंने उनकी शक्ल देखी तो मैं झुका, तो उन्होंने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी फरिश्ते ने मेरे बाजुओं को छू लिया हो। अरे वाह। असली में मेरा सिर झुक रहा था उनको छूने के लिए। इंसिडेंटली मैं कुछ दिन पहले उनसे बात कर चुका था फोन पे। मैंने उनको कहा कि सर माय नेम इज मनोहर महाजन। हाँ, आपसे फोन चल रहा बात हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि सर मुझे मौका दीजिए ना कभी आपको इंटरव्यू करने का। तो उन्होंने खुदा के ऊपर हाथ उठाकर कहा खुदा देगा, और उनके हाथ में एक मैगजीन थी शमा उर्दू की। अच्छा। उसमें उनका पूरा इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने किया। तो मुझे कहने लगे कि ये रखिए, आप पढ़ लीजिए तो तैयार कर लीजिए इंटरव्यू। और वो मैगजीन दे के चले गए वो। अब वो मैगजीन में सीने से लगाए हुए और एहसास को कंधों पे महसूस करते हुए पूरा दिन सपनों में खोया रहा। और घर आके, क्योंकि मैं उस समय उर्दू पढ़ नहीं पाता था स्क्रिप्ट, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया, फिर वो पूरी स्क्रिप्ट मैंने सुनी, उसको फिर मैंने हिंदी में किया। अच्छा। तो वो एहसास, दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग। मैन ही वाज अ गॉडली मैन, माय गॉड। आज भी मैं उनका चेहरा देखता हूँ और मुझे याद है एक बार मैंने उनसे कहा था कि मेरे एक दोस्त की फिल्म आ रही है सब, बड़ा पंजाबी फिल्म है, ਉਹਦੇ ਚ गाना गा दो तुसी। कहने लगे कि अच्छा बड़ा गरीब है। मैं क्या हाँ जी। कहते ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 रुपया होएगा। मैं क्या हाँ 1 रुपया है। 1 रुपये में उन्होंने गाना गाया था। माय गॉड। मुझे अभी फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, बट ही वाज ए गॉडली पर्सन, नो डाउट अबाउट। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो मनोहर महाजन साहब, हम आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालकर हमारे और हमारे श्रोताओं का एक हिसाब से दिल जीत लिया। और हम चाहेंगे कि फिर कभी आपसे मुलाकात हो और आपसे कुछ और जो आपकी यादें हैं, सुनहरी यादें, उसमें हम भी थोड़ा सा शरीक हो जाएं, थोड़ा सा हम भी उसका मजा या स्वाद लें। अब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम के आखिर में कोई खूबसूरत सा नगमा आप मोहम्मद रफी की आवाज में हमारे सुनने वालों के लिए पेश करें, और हम आपसे इसी नगमे के साथ जो आप हमको सुनवाने जा रही हैं अभी इजाजत चाहेंगे। रफी साहब की आवाज में मैं सुनना चाहूंगा गाना मोहब्बत जिंदा रहती है, फिल्म चंगेज खान से, जिसमें मेरे ख्याल से हंसराज बहल जी ने संगीतबद्ध किया था। वो गाना रफी साहब की आवाज में मुझे बहुत ही पसंद है। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये कह दो मौत से जाकर के एक
ये कह दो कि एक दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, मेरी रूह है मोहब्बत मुझसे पहले मर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। चलिया 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 दिल की महफिल में, मेरी जान दिल की महफिल में, तुम मुझसे दूर हो, उल्फत गवारा कर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। चलिया आपने प्रोग्राम सुना एक मुलाकात। आज के मेहमान थे मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर मनोहर महाजन। मेजबान थे अंजुम निसार।